Today we are going to start new chapter of geography, that our changing earth. Our changing earth means changes that are going on the surface of the earth. सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें या इंटरनल सरफेस इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें, दोनों जगह पे चेंजेस हो रहे हैं. जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ होते हैं, और जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं वो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ होते हैं. लेकिन अर्थ में जो चेंजेस हैं ये लगातार होते चले जा रहे हैं. ये चेंजेस क्यों होते हैं? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, वर्क करने के लिए, वर्क डन होने के लिए फोर्स की जरूरत होती है. जब किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी डिस्प्लेस होती है, और जब उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम ये कहते हैं कि उस पर कोई वर्क हुआ. वही चीज अर्थ के सरफेस के साथ लागू होती है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के सरफेस के अंदर कोई अगर फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से अगर कोई चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह रहे हैं कि वर्क हो रहा है. और ये वर्क कैसे हो रहा है, यही हम लोगों को एक तरह से रिजल्ट मिलता है फोर्सेस का जो इंटरनली और एक्सटर्नली लग रहे हैं. तो अर्थ का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट कैसे है या किस तरह से है, पहले आप ये समझें कि अर्थ जो हमारी चेंज हो रही है या मूव कर रही है वो कैसे मूव कर रही है. हमें यह पता है कि अर्थ का जो आउटर सरफेस है वो कहलाता है अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट के नीचे क्या है? मोल्टेन मटेरियल. मोल्टेन मटेरियल क्यों है? क्योंकि जो है आप हायर क्लासेस में आएंगे तो आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे कि इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ अंदर जाएंगे जब, तो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, अभी शायद आपके जो है उसमें नहीं आया होगा, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं जब आपकी पीरियोडिक टेबल होती है, तो पीरियोडिक टेबल में एक जो है सीरीज होती है किसकी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है? वो एलिमेंट्स जो खुद से डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, टूटते रहते हैं. और किस में टूटते हैं? रेज में. ये कौन सी रेज होती हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा. तो अल्फा, बीटा, गामा रेज में अगर टूटते रहते हैं, डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं खुद से, जबकि कोई कुछ नहीं कर रहा है, खुद से अगर कोई चीज डिसइंटीग्रेट हो रही है, खुद से टूट रही है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है. तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अर्थ के सरफेस के नीचे पाए जाते हैं जो खुद से डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, और इसके डिसइंटीग्रेशन की वजह से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हो जाती है. इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट क्या करती है कि अंदर इंटीरियर पार्ट में पाए जाने वाले जो रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सबको पिघला देती है. अब पिघला हुआ मोल्टेन मटेरियल, जब कोई चीज पिघलती है तो आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड को अगर हम जो है आपके एक तरह से मेल्ट करें, किसी भी सॉलिड पोर्शन को अगर हम मेल्ट करें, तो मेल्ट करेंगे तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपैंड करता है. अर्थ के सरफेस के अंदर भी वही होता है कि रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स जब पिघलते हैं तो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, अंदर बढ़ाते हैं अपने आप का वॉल्यूम को, और जब बढ़ाते हैं तो और रॉक्स को जो है किनारे करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो मोल्टेन मटेरियल होता है वो एक्सेसिव प्रेशर में होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर में, और जिसकी वजह से अंदर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है. जब अंदर हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है तो हम लोग जानते हैं नेचुरल चीज है कि कोई भी इस सब्सटेंस जो होता है वो मूव करता है अपने आप फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर. अब अंदर मोल्टेन मटेरियल हाई प्रेशर पे है, तो हाई प्रेशर से अब लो प्रेशर की तरफ जाएगा. लो प्रेशर कहां मिलेगा? अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसलिए जितना भी मटेरियल होता है ये बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ उठने लगता है. और ये मटेरियल, जब मोल्टेन मटेरियल बाहर की तरफ आता है, तो अब अगर रास्ते में सॉलिड सरफेस आ गए, सॉलिड रॉक्स आ गए, तो ये क्या करता है कि उस पे जा करके टकराता तो है लेकिन उसको तोड़ नहीं पाता. तो यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग जो है फोर्सेस आ गई, स्ट्रॉन्ग जो है आपके रॉक्स आ गए, और इस रॉक्स के आ जाने की वजह से तोड़ नहीं पाएगा. जब तोड़ नहीं पाएगा तो अंदर जाकर के घूम जाता है.
जब घूम जाता है तो ये ऊपर के सरफेस को तोड़ देता है। नीचे से अगर कोई चीज ऐसे फोर्स लगे और ऐसे फोर्स लगे तो ऐसी कंडीशन में बीच से ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और ऊपर का पार्ट मूव करने लगता है। तो अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट को, अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट मूव करता है उसे हम कहते हैं प्लेट। प्लेट का मूवमेंट, इसका मतलब प्लेट्स मूव करने लगती हैं। तो प्लेट जो होती है वो क्या है, अर्थ क्रस्ट का ऊपर का पार्ट, जो अंदर मोल्टन मटेरियल की वजह से, मोल्टन मटेरियल आया और इसको ढकेल ले गया इधर, मोल्टन मटेरियल आया और इधर ढकेल ले गया। तो नीचे से जब मोल्टन मटेरियल चलता है तो एक कन्वेक्शन साइकिल चलती है और इस कन्वेक्शन साइकिल की वजह से जो मोल्टन, जो ऊपर के अर्थ के सरफेस के ऊपर जो प्लेट होती है वो आपके एक तरह से मूव करने लगती है एक जगह से दूसरी जगह। और इस प्लेट के मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आपके एक तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ जो है आपके एक तरह से फोर्सेस जनरेट होते हैं। और ये फोर्सेस कैसे जनरेट होते हैं, इसी को हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर प्लेट हम जिसकी बात कर रहे हैं, अर्थ क्रस्ट का टूटा हुआ टुकड़ा, अगर दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है तो ये क्या होती है, जो भारी प्लेट होती है वो ज्यादा डूबी रहती है। किस पर, अंदर मोल्टन मटेरियल पे, वाटर नहीं। ऊपर जो अर्थ क्रस्ट है उस पे, अर्थ क्रस्ट के ऊपरी भाग पे लैंड सरफेस भी होता है, वाटर भी होता है। वाटर के नीचे पूरा अर्थ क्रस्ट होता है और अर्थ क्रस्ट पूरा जो है आपके वाटर, ऊपर के वाटर सरफेस और लैंड सरफेस दोनों को लेकर के तैरता है। किस पर तैरता है, अंदर जो है मोल्टन मटेरियल पाया जा रहा है। तो मोल्टन मटेरियल के ऊपर तैरता है, जैसे पानी के ऊपर जहाज तैरता है वैसे मोल्टन मटेरियल के ऊपर अर्थ क्रस्ट तैरता है। और अर्थ क्रस्ट जो होता है ये आपके एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो अब अर्थ क्रस्ट जहाज की तरह अगर तैर रहा है तो आपने जो है आगे चल करके अभी आप पढ़ेंगे जो आपके एक तरह से हम ये कहते हैं कि अगर कोई ज्यादा डेंसर पार्ट है, डेंसिटी वाला पार्ट है, वो ज्यादा डूब जाता है और जो हल्का पार्ट होता है वो ऊपर तैरता है। तो जब दो प्लेट आती हैं तो भारी वाली प्लेट अंदर जाती है और हल्की वाली प्लेट ऊपर चढ़ने लगती है और जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों प्लेट एक दूसरे को फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करती हैं और दोनों एक दूसरे का जो है रेजिस्ट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन फिर भी अंदर से मोल्टेन मटेरियल मूव कराता है जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस मूव करता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप क्योंकि बहुत छोटे क्लास में अभी हैं और इतना इलैबोरेट नहीं पढ़ाया जा सकता, आगे चल करके आप पढ़ सकते हैं और आप मेरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है या प्लेट टेक्टोनिक किसको कहा जाता है। टेक्टोनिक मतलब होता है मूवमेंट। तो प्लेट टेक्टोनिक जो आपके है तो उसको अगर आप स्टडी करना चाहें या फिर और फर्दर आगे पढ़ना चाहें तो आप मेरे जो आपका मेरा चैनल है उस चैनल पे आप ज्योग्राफी के उसमें जाकर के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को आप देख सकते हैं। तो वहां पर क्या है, वहां पर आपको इसका बहुत एनलार्ज फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। आप जिस स्टैंडर्ड में हैं उस हिसाब से समझें कि अर्थ में कुछ मूवमेंट होता है। मूवमेंट का कॉज हमने बता दिया, जबकि कॉज आपके बुक में नहीं है, कुछ नहीं है इतना डेप्थ, लेकिन फिर भी हमने बता दिया अर्थ का मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से ही जब दो प्लेटें आपस में हिलती हैं, मिलती हैं, तो अंदर से कुछ मोल्टन मटेरियल बाहर निकलता है। अगर कमजोर रास्ता मिला तब तो वो तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनोज बाहर निकलते हैं। अगर नहीं निकल पाता तो वो प्लेट को खिसकाता है और प्लेट को खिसकाने की वजह से प्लेट क्या होती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर फिसलती जाती है। और इस फिसलन को क्या कहा जाता है, इस फिसलन को, इस स्लिपिंग को क्या कहेंगे हम लोग, ये कहा जाता है अर्थक्वेक। तो अंदर से एनर्जी आती रहती है इन द फॉर्म ऑफ रेज और ये काइनेटिक एनर्जी देती रहती है प्लेट को और ये प्लेट जो है मूव करती रहती है और उसके अंदर जो है वाइब्रेशन होता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक, भूकंप आना। तो अर्थक्वेक जो है ये क्या है, ये रिजल्ट है इंटरनल फोर्स का। इंटरनल फोर्स का रिजल्ट क्या है, आपके एक तरह से ज्वालामुखी है। इंटरनल फोर्स का रिजल्ट क्या है, बड़े बड़े स्लाइड्स का फिसल जाना, लैंडस्लाइड्स होती हैं। माउंटेनियस रीजन में आप देखते हैं बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं अर्थ क्रस्ट के, पूरे पूरे पत्थर नीचे स्लिप कर जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, उसको लैंडस्लाइड बोला जाता है। ये सब क्या है, ये एंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं। एंडोजेनेटिक मींस होता है, एंडो मतलब होता है इंटीरियर, एंडोजेनेटिक फोर्स, और कुछ एक्सटीरियर पार्ट में एक्सोजेनेटिक फोर्स होते हैं। तो कुछ काम अंदर हो रहा है, कुछ काम बाहर हो रहा है। इसलिए फोर्सेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो
अर्थ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अवर चेंजिंग अर्थ, तो अवर चेंजिंग अर्थ के मतलब हम लोग, ये सडन नहीं है, ये आपके एक तरह से क्या है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेता है चेंज होने में, और धीरे धीरे आपके चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कहीं माउंटेन्स देखते हैं तो कोई जरूरी थोड़ी कि माउंटेन्स हमेशा से थे, जैसे जैसे प्लेट मूव करती है तो ये अब मोड़ उत्पन्न होने लगते हैं, ये ऐसे फोल्ड बनने लगते हैं, और फोल्ड होते होते ये क्या हो जाते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं। तो ये फोल्ड ऐसे जो है प्लेट की वजह से बनने लगेंगे, और इसी की वजह से आपके माउंटेन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। तो माउंटेन्स एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1000 साल और जो है आपके इसमें 10,000 साल में नहीं बनते, लाखों लाख साल लग जाते हैं कि प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से ये हिस्सा उठता जाता है, उठता जाता है, उठता जाता है, और उठने वाले हिस्से को हम लोग माउंटेन्स कहने लगते हैं। तो ये क्या है, जो माउंटेन्स बने, जो आपके अर्थ के सरफेस पे डिफरेंट जो है आपके एक तरह से फिजियोलॉजी पाई जाती है, फिजियोग्राफी पाई जाती है, या फिर आपके टोपोग्राफी आप जो देखते हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पर जो है आपके वैलीज हैं, कहीं पर आपके प्लेट्यू रीजन है, कहीं पर प्लेन रीजन है। ये क्या है, ये कैसे बन रहे हैं, ड्यू टू फोर्स। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, पहले हम लोग फोर्स को डिवाइड करेंगे, और किस फोर्स से क्या होता है ये हम लोग पहले देखें। अब देखिए, अर्थ के मूवमेंट में दो तरह के फोर्स क्या, जो पृथ्वी के अंदर इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ पाए जाएंगे, उनको कहेंगे एंडोजेनेटिक। एंडो मतलब होता है इंटरनल, और जेनेसिस के मतलब होता है ओरिजिन, जिसका ओरिजिन जो पैदा हुआ है अंदर, ऐसा फोर्स जो अंदर पैदा हो गया उसको एंडोजेनेटिक कहते हैं। एक्सोजेनेटिक, एक्सो मतलब होता है बाहर, जेनेसिस के जो है आपके वर्ड क्या बताता है, ओरिजिन को। ऐसा फोर्स जिसका ओरिजिन कहां हुआ है, जिसकी पैदावार कहां हुई है, कहां से पैदा हुआ है, ये अर्थ के सरफेस के बाहर हुआ है, तो एक्सोजेनेटिक फोर्स हो जाता है। तो अब जो अर्थ पर मूवमेंट है, तो अब देखिए अर्थ मूवमेंट अगर हम लोग देखें तो अर्थ मूवमेंट्स को हम दो तरह से पहले बांटेंगे। एक हो जाएगा एंडोजेनेटिक, जो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, और इसको एंडोजेनिक भी कहते हैं। एंडोजेनेटिक भी कह सकते हैं, एंडोजेनिक भी कहते हैं। तो इसको एंडोजेनिक भी कहा जा सकता है, जैसा आप लिखना चाहें। तो ये हो जाएगा एंडोजेनिक फोर्स, और एक होता है एक्सोजेनिक। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, एंडो हमने बताया इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, और बाहर जो होता है वो एक्सोजेनिक होता है। अब एंडोजेनेटिक हमने बताया आपके प्लेटों के चलने की वजह से। अब इससे क्या दो रिजल्ट निकलते हैं, दो रिजल्ट क्या निकलेंगे या किस तरह से निकलते हैं। एक होता है रिजल्ट जो कि सडन होता है, सडन रिजल्ट मतलब फौरन हमें रिजल्ट सामने मिल जाता है, सामने दिखाई पड़ जाता है, कम टाइम में जो है आपके रिजल्ट निकल आता है। और एक होता है डायस्ट्रोफिक। डायस्ट्रोफिक मींस जो लंबा टाइम लेता है किसी काम को करने में, जिसका प्रोसेस जो है एक लेंथीएस्ट जो है आपके एक तरह से टर्म का होता है। तो जिसका जो है एक तरह से पूरा का पूरा जो प्रोसेस होने में एक लेंथीएस्ट टर्म ले, मतलब जो आपके एक बहुत ही ज्यादा लेंथी टाइम लेता है, वो डायस्ट्रोफिक कहलाता है। तो एक होता है सडन मतलब फौरन, तुरंत हो जाना, तो एक तुरंत आपको रिजल्ट दिखाई पड़ता है। तो एंडोजेनेटिक फोर्स जो है वो दो तरह के हैं, किससे काम कर रहे हैं। अंदर जो आपकी चीजें दिख रही हैं वो या तो फौरन आपको रिजल्ट दिखा देंगी या धीरे धीरे रिजल्ट दिखाएंगी। तो जैसे हमने दो तरह से आपको बोला। अब सडन रिजल्ट का क्या होता है, जो फौरन का फौरन रिजल्ट दिखा दे। तो अंदर से जो फोर्स आ रहा है वो क्या दिखाएगी, जैसे हमने आपको बताया जमीन फाड़ के बाहर की तरफ मोल्टेन मटेरियल निकल गया, वोल्केनो हो गया। जो अर्थ का सरफेस है, ये प्लेट, एक प्लेट दूसरे प्लेट से जो है आपके ऊपर पहुंच गई तो वाइब्रेशन होने लगा, ये क्या हो गया, अर्थक्वेक जो है आपके आ जाता है। जो बड़े बड़े आपके एक तरह से माउंटेन्स के जो है आपके अर्थ क्रस्ट हैं,
ये माउंटेन्स जो होते हैं ये क्या कर जाते हैं, माउंटेन्स का ऊपर का पार्ट पूरा स्लिप कर जाता है, पूरा का पूरा जो है आपके ऊपर की रॉक्स जो होती हैं वो स्लिप कर जाती है, लैंडस्लाइड। तो ये तीन ऐसे सडन चीजें हैं जो सामने दिखाई पड़ती हैं। तो पहला क्या है, अर्थक्वेक, दूसरा क्या है आपका वोल्केनोज, तीसरा क्या है लैंडस्लाइड्स। ये क्या है, फौरन हमें रिजल्ट मिलता है, सडन। तो इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ जो फोर्सेस लग रहे हैं उसकी वजह से एक सडन एक्शन हमें हुआ। तो सडन एक्शन में आपने क्या देखा, ये आपके सडन एक्शन हुआ जो कि आपके हुआ अर्थक्वेक, फिर आपके वोल्केनोज और लैंडस्लाइड, ये आपका सडन हो गया। और डायस्ट्रोफिक के मतलब जैसे भी हमने आपको बताया जो बहुत लंबा टाइम लेते हैं, ये क्या है, माउंटेन बिल्डिंग। तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन जो होता है, तो माउंटेन का फॉर्मेशन जो होता है ये डायस्ट्रोफिक है। किसी माउंटेन को बनने में हम लोग नहीं देख पाते, क्यों, इंसान की उम्र क्या होती है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल जिएगा और क्या करेगा। लेकिन माउंटेन्स को बनने में क्या होता है, माउंटेन्स को बनने में 10,000 साल, 50,000 साल, 2 लाख साल, 10 लाख साल, इस तरह के टाइम जो है आपके लगते हैं। तो इतने साल कौन जिएगा या इतने साल कौन चेंजेस, तो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो डायस्ट्रोफिक जो है आपके एक तरह से माउंटेन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, माउंटेन बिल्डिंग जो है वो डायस्ट्रोफिक होती है। डायस्ट्रोफिक मतलब जो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। सडन फोर्स की वजह से जो रिजल्ट है, तो पहला रिजल्ट क्या है, वोल्केनोज। वोल्केनोज का फॉर्मेशन जो है आपके एक तरह से होता है। तो वोल्केनो क्या है कि अंदर से मोल्टन मटेरियल जब आता है, मोल्टन मटेरियल आता है, अपना रास्ता बनाता है, रास्ता बना करके जो है आपके एक तरह से जो मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो इसमें जैसे आपके ये है मोल्टन मटेरियल आएगा और ये जो है आपके इंटरनली ये मोल्टन मटेरियल आएगा, इस तरह से रास्ता अपना बनाएगा, जगह जगह पर जाएगा ऐसे, और ये बाहर की तरफ जो है आपके इस तरह से निकल जाता है। तो बाहर की तरफ निकल करके ऐसे बहता है, ये इस तरह से बहेगा। तो ये जो आपके मोल्टन मटेरियल होता है, इस मोल्टन मटेरियल को क्या कहा जाता है, इस मोल्टन मटेरियल को हम लोग कहते हैं, ये होता है मैग्मा। क्या कहते हैं, मैग्मा, जो आपके इस डायग्राम में रेड कलर से दिखाया हुआ है। मैग्मा मीन्स क्या होता है, मैग्मा मीन्स होता है मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अंदर जो पिघला हुआ जो है आपके एक तरह से मटेरियल है, उस पिघले हुए मटेरियल में गैस भी है, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर भी हैं जो पिघल नहीं पाए हैं, वो भी हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो बाहर की तरफ बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, बाहर की तरफ गैसें निकलती हैं, बाहर की तरफ जो है आपके लिक्विड भी निकलता है। तो अंदर इसको कहा गया मैग्मा। मैग्मा क्यों, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस का मिक्सचर है। लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो लिक्विड ये था, तो ये बाहर जो लिक्विड बहता है इसको कहा जाता है लावा। तो मैग्मा तब तक है जब तक अंदर है। मैग्मा क्या है, ये सब क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। मैग्मा मींस मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लावा मींस क्या होता है, लिक्विड पोर्शन, जो लिक्विड जो है आपके बाहर बहता है, दैट इज नोन एज लावा। और रास्ता जो अपना बनाता है, इस रास्ते को क्या कहा जाता है, इस रास्ते को कहा जाता है वेंट। इस रास्ते को क्या कहते हैं, जिस रास्ते से आता है इसको कहा जाता है वेंट। तो ये वेंट है। और जिस मुंह से निकलता है ये, तो वोल्केनोज का जो मुंह होता है जिसके अंदर से वो सारे जो मटेरियल बाहर की तरफ फेंकता है, इस मुंह को क्या कहा जाता है, क्रेटर। तो इसको क्रेटर के नाम से जाना जाता है। अब जो है क्रेटर जो है, क्रेटर मतलब होता है माउथ, माउथ ऑफ द वोल्केनो, जिस मुंह से वो बाहर की तरफ सारी चीजों को फेंक रहा है। तो माउथ मींस, तो इसके मतलब क्या हुआ, ग्रीक लैंग्वेज में जो मुंह होता है, मुंह, माउथ, माउथ को क्या कहा जाता है, क्रेटर। तो ये ज्वालामुखी का मुंह है जिसके अंदर से ये सारी चीजों को फेंकता है। इसी के अंदर बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं। खैर इतना डिटेलिंग आपको नहीं जो है करना है, तो इसमें बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, स्मोक होता है, एशेज होती हैं, जो राख होती है, वो सारी चीज फैलती है चारों तरफ।
ये आपके निकलती है इस तरह से, और बाहर जो आपके मटेरियल होता है ये होता है लावा। तो अंदर से जो है आपके ये वोल्केनिक एक्टिविटी जब होती है तो ये वोल्केनिक एक्टिविटी अंदर के पिघले हुए मटेरियल को बाहर की तरफ निकालती है। तो एक तरह से क्या हुआ, तो वोल्केनो एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे अंदर की थर्मल एनर्जी मतलब गर्मी, थर्मल एनर्जी इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ से आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ ट्रांसफर होती है। जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ से आउटसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ ट्रांसफर हो तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वोल्केनिक एक्टिविटी। और जो हमें बनता है या ये जो आपके जो शेप बनता है ये वोल्केनिक माउंटेन्स कहलाता है। तो ये वोल्केनो होता है, वोल्केनो के नाम से जाना जाता है, वोल्केनिक माउंटेन्स होता है ये। और ये वोल्केनिक माउंटेन ऐसा नहीं कि किसी दिमाग में ये भी आता है अक्सर कि कोई माउंटेन है, माउंटेन के मुंह से निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। जब पहली बार वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो प्लेन मैदान होता है ये, इसके अंदर से ये फटता है, बाहर निकलता है, अब जो है जो मटेरियल है बहने लगता है, बह करके जमने लगता है और जमते जमते ये ऊंचा होता चला जाता है ऐसे। तो पहले क्या है, सपाट मैदान होता है, उससे फाड़ करके बाहर की तरफ निकलता है। क्योंकि किसी जो है आपके जो अर्थ पर पाए जाने वाले माउंटेन्स हैं वो अलग हैं और वोल्केनिक माउंटेन्स अलग हैं। तो ये मत सोचिए कि दिमाग में ये मत रखिए क्योंकि हम लोग हमेशा वोल्केनोस को ऐसा ही बना हुआ देखते हैं, ऐसा ही बना हुआ देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे माउंटेन्स पहले से हैं और इसी के अंदर से सब निकल रहा है। ऐसा नहीं है। जब पहली बार निकलता है सपाट मैदान होता है, लेकिन निकलते निकलते यही मटेरियल जमता जाता है, जमते जमते ऊंचा होता चला जाता है और कैसे दिखने लगता है, जैसे माउंटेन्स होते हैं, जैसे अर्थ के सरफेस पे माउंटेन्स होते हैं वैसे ही दिखने लगता है। इसलिए हम लोग इसको वोल्केनिक माउंटेन कहने लगते हैं। तो वोल्केनिक माउंटेन्स पहले से बने नहीं होते, वोल्केनो के इरप्शन के बाद जो है आपके ये सारी चीजें बनती हैं। तो ये जो है आपकी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है जो सडन है। अब देखिए दूसरी सडन एक्टिविटी वो क्या है, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कैसे होता है, जैसे हमने कहा अर्थ के सरफेस के अंदर अब कोई यहां पर जो है आपके वेव्स होती हैं और ये वेव्स जो होती हैं आपके इन द फॉर्म ऑफ जो है आपके मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जैसे जो है आपके पढ़ते हैं आप लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, आगे चल करके आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है आपके ऐसी होती हैं जिस डायरेक्शन में जाती हैं उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। इसका मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है और फोर्स अगर हम इधर लगाएं तो पार्टिकल भी इधर भागेगा, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। और अगर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं अर्थात वेव्स इधर चल रही हैं और पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर मूव करता है तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो जैसे हम बोल रहे हैं तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं कि जो हमारे मुंह के पास पार्टिकल्स हैं उन्होंने दूसरे को धक्का दिया, तीसरे को धक्का दिया, चौथे को धक्का दिया, ये फोर्स जैसे जैसे हमारी साउंड आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पार्टिकल्स भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपके वेव्स प्रोपोगेट करती हैं, प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के मतलब वेव्स बढ़ती हैं आगे, तो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन होता है वेव्स का उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स अगर जाते हैं तो उनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हिंदी में कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, इसको हिंदी में अनुदैर्घ्य तरंग। और जब वेव्स ऐसे बनती हैं, ऐसे बनने का मतलब इधर की तरफ जो है आपके एक तरह से वेव्स जा रही हैं लेकिन पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है इसके परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन में वेव्स जाती है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अब जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पार्टिकल्स को ऐसे ढकेल रहे हैं तो इसलिए वेव्स तो आगे जा रही हैं लेकिन पार्टिकल्स कहां भाग रहे हैं, इधर उधर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव। तो जिस डायरेक्शन में वेव चले उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स चलें तो लॉन्गिट्यूडनल है, जिस डायरेक्शन में वेव्स चलें उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स चल रहे हैं तो ट्रांसवर्स है। तो सिंपल से जो है आपके डेफिनेशन है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, जिस डायरेक्शन में वेव्स जाती हैं उसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाती हैं। जिस डायरेक्शन में
आपके वेव्स जाती हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अगर मान लीजिए वेव्स का जो है आप पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, ट्रांसवर्स हो जाती हैं, तो वेव्स जो हम लोग ऐसे बनाते हैं ये क्या है, ये ट्रांसवर्स है। तो जब अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जब एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है तो ये इन्हीं रेस के फॉर्म में आती है, और इसे आगे चल करके आपके अंदर तो बहुत डिटेलिंग नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक को अगर डिटेल वे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे PSL 3 तरह की वेव्स होती हैं, ये सीज्मिक वेव्स कहलाती हैं। सीज्मिक मतलब वॉल्केन जो है आपके अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को सीजमल कहा जाता है, तो ये ग्रीक वर्ड है सीजमल। तो इसीलिए जैसे हम लोग पढ़ते क्या है, अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं तो कहां, तो उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, सीज्मोलॉजी। तो सीज्मोलॉजी हम जब अर्थक्वेक को नापते हैं, कैसे नापते हैं, तो सीज्मोग्राफ से। तो सीज्मोग्राफ जो होता है उससे मेजर किया जाता है कि कितने इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, कितनी तीव्रता थी उसमें, कितनी इंटेंसिटी थी। तो ये PSL तरह की वेव होती हैं। तो P वेव्स जो होती हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल। S वेव्स जो होती हैं ये ट्रांसवर्स होती हैं, और ये क्या है, ये आपके बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती हैं, फ्रीक्वेंसी इनकी बहुत ज्यादा होती है। और दोनों तरंगें, दोनों वेव्स लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स जिनकी फ्रीक्वेंसी धीमी है, कम है, लो फ्रीक्वेंसी है, तो उन सभी वेव्स को क्या कहते हैं, L वेव्स। तो L वेव्स में ये दोनों वेव्स आ जाएंगी, लेकिन कम फ्रीक्वेंसी वाली। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हाई फ्रीक्वेंसी की है दैट इज P, ट्रांसवर्स वेव जो हाई फ्रीक्वेंसी की है वो है आपकी S, और L जो वेव्स होती हैं वो आपके एक तरह से क्या होंगी, वो आपके वेव्स होती हैं जो कि एक तरह से आप ये कहते हैं कि कम फ्रीक्वेंसी वाली ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों वेव्स, यही वेव्स निकल करके आती हैं। तो जिस जगह से निकल करके आती है, जिस जगह से एनर्जी बाहर की तरफ निकलती है और जितने एरिया में निकलेगी, यहां से यहां तक निकल रहा है तो यहां से यहां तक पूरे अर्थ के सरफेस वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेट करेगा अर्थ। तो अर्थ के सरफेस, क्योंकि वेव्स आ रही हैं, और ये वेव्स क्या करती है, जब तक वेव्स आती है, एनर्जी लाती है, तब तक अर्थ के सरफेस पे मूवमेंट होता रहता है। तो ये जो है आपके एक तरह से मूवमेंट को जो है बताती है। तो अब अंदर से जो एनर्जी आ रही है उसकी वजह से क्या क्या चीज का फॉर्मेशन होता है अर्थक्वेक में, ये देखें। जिस जगह से वेव्स चली या अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सीज्मिक फोकस। सीज्मिक मतलब अर्थक्वेक फोकस, इसको फोकस कहते हैं। ये सीज्मिक फोकस हो गया, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ वो कहां होता है, अंदर। और जैसे से बाहर की तरफ वेव्स आती हैं तो जो इसके परपेंडिकुलर है, जो प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इसके परपेंडिकुलर है, वो क्या है, वहां पे सबसे ज्यादा एनर्जी आती है। जैसे मान लीजिए ये है अर्थ का सरफेस और ये है आपका, सपोज कर लीजिए ये है जो है, ये पोर्शन जो है आपका है फोकस। फोकस से एनर्जी वेव्स यहां भी आएंगी, इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, इधर भी आएंगी, तो सबसे कम दूरी यहां चलना पड़ेगा, इसलिए सबसे कम लॉस होगा उनको। सबसे कम लॉस होगा तो सबसे ज्यादा ऊर्जा यहीं पहुंचेगी, एनर्जी सबसे ज्यादा यहां पहुंचेगी। इसीलिए यहां पर क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे इस जगह जहां पर ये जाके टकरा रही हैं परपेंडिकुलर, तो ये जो पोर्शन है यहां पे सबसे तेज इंटेंसिटी रहेगी। इसके आसपास के रीजन में और कम इंटेंसिटी, इसके और आसपास के रीजन में, क्योंकि जैसे से आपके एक तरह से यहां से वेव्स चलती चली जाएंगी, दूरी बढ़ती जाएगी। इससे ज्यादा दूरी ये हो गई, उससे ज्यादा दूरी ये हो गई, इससे ज्यादा दूरी ये हो गई, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। और डिस्टेंस बढ़ने से क्या आएगा, लॉस बढ़ेगा। तो एनर्जी जो है इन वेव्स के पास वो कम होती चली जाएगी। तो यहां पर अगर 100 कैलोरी पहुंच रही है तो यहां हो सकता है 80 कैलोरी पहुंचे, यहां हो सकता है 60 कैलोरी पहुंचे, यहां 40 कैलोरी पहुंचे। इसके मतलब एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो ये अर्थ के सरफेस पर पाया जाने वाला ये जगह जो कि फोकस के ऊपर पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एपीसेंटर। तो एपीसेंटर कहां होता है, इन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ को काटा गया है, ये देखिए ये क्या है, ये फोकस है, ये शो किया गया है। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी ऊपर गई तो ये सेंटर है पूरे अर्थक्वेक रीजन का, ये सेंटर है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, ये जो है आपके एपीसेंटर कहलाएगा। तो ये एपीसेंटर है।
ये जो है एपी सेंटर को डिफाइन कर रहा है। यहां और क्लियर कर दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो आप देख रहे हैं, ये जो है आपका एपी सेंटर हो गया। ये क्या है, अर्थ के सरफेस पर जो है आपके पार्ट, ये इंटरनल सरफेस इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ की दिखा रहा है, ये है फोकस। तो ये क्या है, फोकस वो जगह है जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है और चारों तरफ मूव करता है आपकी एनर्जी। तो इन जगहों पर उससे कम एनर्जी पहुंचेगी, इन जगहों पर उससे कम एनर्जी पहुंचेगी, क्योंकि वेव्स यहां पे ऐसे गई, यहां पे ऐसे गई, यहां पे और तिरछी गई, तो इसलिए आपको डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे यहां सेंटर से आप दूर चलते चले जाएंगे, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। तो ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम हो रही है। और देखिए प्लेट मूवमेंट को ये दिखा रहा है कि प्लेट मूव कर रही है। तो यहां पर क्या है कि अर्थक्वेक जो है ये एक तरह से जो वेव्स निकल रही हैं, इनको सीज्मिक वेव्स ये दिया जा रहा है, जो अभी हम बता रहे थे, इनको सीज्मिक वेव्स के नाम से जाना जाता है। जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट करता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो पार्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है फोकस। तो ये भूकंप मूल हिंदी में बोलते हैं इसको, तो ये फोकस के नाम से जाना जाता है। और जो अपर सरफेस में, अर्थ के सरफेस के ऊपर जहां सबसे ज्यादा तीव्रता वाला मैक्सिमम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है, तो ऊपरी पार्ट में, उसी को क्या कहता है, भूकंप का अधिकेंद्र, हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं, और ऐसे कहते हैं एपी सेंटर ऑफ द जो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का कोई सेंटर वेंटर नहीं होता, अर्थक्वेक का सेंटर कुछ नहीं होता, तो सेंटर ऑफ अर्थक्वेक नहीं होता। जैसे न्यूज होती है, न्यूज आती है और यह कहा जाता है कि फलानी जगह जो है अर्थक्वेक आया, उसका सेंटर यहां था, तो नॉर्मल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, लेकिन साइंटिफिकली गलत बोल रहे हैं आप। सेंटर जैसी कोई चीज नहीं होती। जो आपके एक तरह से आप देख रहे हैं कि जो अफेक्टेड रीजन है, जो पूरे अर्थ के सरफेस पे जो अफेक्टेड रीजन है, उसका सेंटर हो सकता है, लेकिन अर्थक्वेक का सेंटर नहीं है। अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है वो एक तरह से फोकस होता है इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंदर होता है। तो ये आपका क्या है, भूकंप मूल, मूल मतलब जहां से ओरिजिन हो रहा है। तो ये जो है आपके फोकस अंदर है, और जैसे जैसे अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ता है, तो ये जो जो जगह इसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है फोकस के, तो वो क्या होता है, एपी सेंटर कहा जाता है। और यहीं पर क्या होता है, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक जो है आपके रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया आपको, फोकस क्या है। फोकस जो है वो आपके इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ वो जगह है जहां से PSL वेव्स या सीज्मिक वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, या अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है। वो जगह क्या कहलाती है, फोकस, सीज्मिक फोकस कहा जाता है। जो वेव्स आ रही है उनको क्या कहा जाएगा, सीज्मिक वेव्स। वेव्स को क्या कहेंगे, सीज्मिक वेव्स। सेंटर को क्या कहेंगे, सीज्मिक फोकस। जो अर्थ के सरफेस पे जो इसके परपेंडिकुलर कोई जगह है जहां पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी पाई जाएगी अर्थक्वेक की, उसे क्या कहेंगे, सीज्मिक एपीसेंटर, भूकंप का अधिकेंद्र। तो सीज्मिक एपीसेंटर के नाम से आता है। तो ये टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं जो कि अर्थक्वेक के साथ होती है। वेदरिंग, इरोशन एंड डिपोजिशन, ये तीनों वर्ड पहले क्लियर कर लें हम लोग। जैसे वेदरिंग अभी हम लोग ने जो है डिफाइन भी किया था। वेदरिंग क्या है, वेदर से बना है। वेदर मींस मौसम। मौसम किसको कहा जाता है, जब हम किसी जगह के टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इन सब चीजों को, विंड वेलोसिटी, इन सभी चीजों को डिफाइन करते हैं, वो वेदर कहलाता है। अब जब वेदर की बात आती है, ड्यू टू वेदर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू रेनफॉल, ड्यू टू फ्लो ऑफ विंड, ये रीजन हो सकते हैं। इनकी वजह से अगर किसी रॉक्स में, कोई भी रॉक अगर है, उस रॉक में तोड़ फोड़ होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल आपको लिया था डेजर्ट्स का, मरुस्थल का, तो जो रेगिस्तान होते हैं वहां पे बालू क्यों पाई जाती है, कहां से आती है, तो उसका रीजन क्या था, ड्यू टू वेदरिंग। वेदर की वजह से क्या होता है, क्योंकि रेगिस्तान जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, ट्रॉपिकल जो है आपके डेजर्ट्स होते हैं, जहां पर बहुत गर्मी होती है दिन के टाइम, तो रेगिस्तान जो होते हैं, डेजर्ट्स जो होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं दिन के टाइम, और रात के उतने ही ज्यादा ठंडे होते हैं।
उसकी वजह यह है कि बालू, आप देखते हैं बालू जल्दी से गर्म होती है, जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है डेजर्ट्स में, और रात का टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ठंड होती है। तो वहां के रॉक्स क्या होंगे, जब कोई चीज गर्म करते हैं तो उसके आयतन में विस्तार होता है, वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। वॉल्यूम के एक्सपेंशन से क्या होगा, चट्टान रोज गर्म होती है, चट्टान रोज फैल जाती है गर्म होकर के। ठंडी होगी, जैसे ही रात में ठंडी होती है, टेम्परेचर कम होता है, सिकुड़ जाती है। रोज यही सारी चट्टानें करती हैं। सारी चट्टान दिन के समय जो है फैल जाएंगी और रात के समय सिकुड़ जाएंगी। तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ये लगातार लगा रहता है हर चट्टान के साथ। और जब ऐसा होता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं चट्टानों में। तो रॉक्स में जब चट्टानों में क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, कमजोर हो जाती हैं चट्टानें, तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट के गिरने लगते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स टूट के गिरते हैं उन्हीं को सैंड पार्टिकल्स कहा जाता है। तो सैंड पार्टिकल्स, बालू कहां से आई, यही चट्टान से टूट गए कण। और ये टूटे किसकी वजह से, ड्यू टू वेदर। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा गया, वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या है, वेदरिंग ये प्रोसेस है कि ड्यू टू सम क्लाइमेटिकल कंडीशन, if there is breakdown in any rock surface, this process is known as weathering। तो किसी भी रॉक के सरफेस में या किसी भी रॉक में ड्यू टू वेदरिंग अगर उसमें तोड़ फोड़ हो रही है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। तो ये वेदरिंग जो आपके वर्ड है, इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो आप देखेंगे कि वेदरिंग जो है ये क्या है, चट्टानों का टूटना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग। अब जब ये पार्टिकल्स टूट गए तो अब कोई पत्थर है, इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स टूट गए। अब ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कैसे जाएंगे, विंड वेलोसिटी से। हवा चल रही है, हवा उड़ा ले जाएगी। पानी बह रहा है, नदी का पानी है, वहां ले जाएगी। समुद्र का किनारा है, सी वेव्स आएंगी, वो बाहर ले जाएंगी। तो ये क्या है, ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे एजेंट्स हैं। तो ट्रांसपोर्ट के एजेंट क्या हो सकते हैं, विंड हो सकती है, आपका फ्लो ऑफ वाटर हो सकता है, सी वेव्स हो सकती हैं। तो ये जो पार्टिकल्स टूटे, इस प्रोसेस को क्या कहा गया, वेदरिंग। और यही पार्टिकल्स जब टूट करके किसी एजेंट के थ्रू, कौन से एजेंट, जैसे विंड है, फ्लो ऑफ वाटर है, ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स भी बहते हैं। जब बड़े बड़े हिम जो है आपके आइस के टुकड़े जो है बहते हैं तो वो जो है आपके एक तरह से ग्लेशियर्स कहलाते हैं। ग्लेशियर्स हैं, विंड वेलोसिटी है, आपका रिवर का फ्लो है, ये सब जो है फ्लोइंग वाटर जो होता है, ये पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इरोजन। तो इरोजन में दो चीजें आ गई, वेदरिंग इंक्लूड है, ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो अगर ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर किसी भी रॉक में तोड़ फोड़ हो रही है, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेदरिंग। और अगर किसी जो है आपके रॉक्स में तोड़ फोड़ हुई और ये टूटे हुए पार्टिकल्स कहीं दूसरी जगह चले गए विद द हेल्प ऑफ एनी एजेंट, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इरोजन। अब जो पार्टिकल लेके गए हैं, अब नदी लेके गई है तो नदी अपने आसपास के क्षेत्र में जमा कर देगी। जैसे नदियों में बाढ़ आती है, जब नदी में बाढ़ आएगी क्या होगा, फ्लडिंग होती है, फ्लड आ जाते हैं, बढ़ गई नदी का जो विड्थ होती है वो बढ़ जाती है, फिर वापस जाता है पानी तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को छोड़ करके चला जाता है। तो नदी जैसे फ्लड है, विंड है, तो अगर ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आपके इरोजन। और जाके कहीं जमा कर दिया इन्होंने, इस जमा करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। यही डिपोजिशन हो जाता है। तो वेदरिंग क्या हुआ, रॉक्स से टूटना, पार्टिकल्स का टूटना और एक जगह से दूसरी जगह चले जाना विद द हेल्प ऑफ एनी एजेंट, वो कहलाता है इरोजन। और ये पार्टिकल कहीं जाके जम जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। तो ये तीन अलग अलग प्रोसेस है, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। नेक्स्ट है, देखिए, जब नदी, कोई रिवर, हम लोग ने पढ़ा कि माउंटेनियस रीजन से उतरती है, यहां पे इरोजन करती है, और इरोजन करके जब मैदान में पहुंचती है, प्लेन रीजन में पहुंचती है,
जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये सब क्या है, प्लेन रीजन है। जब कोई नदी प्लेन रीजन में पहुंचती है, धीमे जो है आपके फ्लो इसका हो जाता है, इसका फ्लो बहुत धीमी रेट से हो जाता है, इसकी जो स्पीड है बहुत धीमी हो जाती है, और धीमी होने की वजह से ऊपर से लाए गए कंकड़ पत्थर सब यहां नीचे जमा होने लगते हैं, और जहां डिपोजिशन ज्यादा हुआ, अब नदी क्या होगी, आगे अगर डिपोजिशन हुआ है तो पानी इसको तोड़ नहीं पाएगा डिपोजिशन को, तो पानी अपने रास्ते को बदल लेता है ऐसे। अब यहां पर जमाव ज्यादा हो गया, इधर इसने मोड़ गया, तो ये क्या है कि जैसे पानी जो होता है वो आपके मुड़ मुड़ के चलता है, तो इस तरह से आपके मुड़ता हुआ चलता है ऐसे। ये कब चलेगा, जब धीमी एकदम स्पीड होगी, डिपोजिशन ज्यादा होगा, तो जैसे ही यहां पर डिपोजिशन हुआ इधर मुड़ गया, जैसे ही यहां पर डिपोजिशन हुआ इधर मुड़ गया, यहां पर डिपोजिशन ज्यादा हुआ इधर मुड़ गया पानी, यहां डिपोजिशन ज्यादा हो गया, ऐसे डिपोजिशन ना होता तो सीधे चला जाता, यहां डिपोजिशन ज्यादा हो गया इधर चला गया पानी। तो ये क्या होता है, ये ऐसा चलता है जैसे कोई सांप चल रहा है। तो नदियां प्लेन रीजन में कैसे चलती हैं, इस तरह से, ऐसे चलती हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मियांडर। तो नदियों का जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो प्लेन रीजन में कैसा होता है, मियांडर। तो मियांडर क्या होता है, जैसे बलखा के नदी चलती है, घूम घूम करके नदी चलती है, तो नदी जो चल रही है, रिवर जो आ रही है, फ्लो कर रही है, वो इस तरह से घूम घूम के। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तेज वेलोसिटी अगर होती तब तो सीधी चली आती नदी, पानी सीधे आता, स्पीड तेज होती सीधे चला जाता, लेकिन सामने देख रहा है कि कुछ ऊंची चीज रखी है, मुड़ जाएगा अपने आप पानी। और अगर इसकी स्पीड होती तो ये तोड़ करके आगे बढ़ जाता, तो स्पीड है नहीं, क्योंकि मैदान में बह रहा है, प्लेन में बह रहा है। तो प्लेन रीजन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्स्टेकल आता है, जितने डिपोजिशंस आते हैं, वो डिपोजिशंस रास्तों को बदलवा देते हैं, तो डिपोजिशन होता जाता है और ये रास्ता बदलती जाती है नदियां। और नदी जो होती है, रिवर जो होती है, वो इस तरह से चलती है। इस शेप को क्या कहा जाता है, इस शेप को हम लोग कहते हैं मियांडर। तो मियांडर क्या है, जैसे आपके नदी का इस तरह से चलना। और क्यों चल रही है इस तरह से, हमने आपको बोला अगर तेज स्पीड होती, ऐसा समझिए, अगर नदी की तेज स्पीड होती तो सीधे पानी ऐसे चला था, लेकिन यहां पर जमाव था इसलिए इधर घूम गया। अब यहां पर जमाव था, इधर घूम गया। ये तोड़ नहीं सकता। अगर मान लीजिए इसकी स्पीड होती तब तो तोड़ करके इधर चला आता, लेकिन इसको तोड़ नहीं सकता, इसलिए मुड़ना पड़ा मजबूरन। यहां आया, पानी ऐसे जा रहा है, अब यहां पर जमाव हो गया, डिपोजिशन यहां पर हो गया, इधर मुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये मोड़ इस तरह से चलता रहता है, और इस तरह से मुड़ मुड़ करके नदी जा करके और तब जा करके जो है आपके सी में जाकर के गिरती है। तो ये जो नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो इस तरह से जब चलती हैं प्लेन रीजन में, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं मियांडर। तो पाथ ऑफ रिवर्स ऑन प्लेन रीजन पे जो होता है, तो ये जो इस पाथ को क्या कहा जाता है, मियांडर। तो ये मियांडर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इस मियांडर से क्या होगा, या किस तरह की जो है आपके चीजें हमें मिलती हैं। मियांडर जो है आपके कई चीजें डेवलप करता है। कैसे डेवलप करेगा, किस तरह से डेवलप करेगा, ये देखें। अब कोई नदी थी, आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। जब नदी आएगी, यहां पे डिपोजिशन बढ़ता जाएगा इस रीजन में, ऊपर से जो पार्टिकल्स आए वो जब बढ़ता जाएगा। अब नदी की स्पीड कम है, जब ये ज्यादा डिपोजिशन हो जाएगा तो ये क्या होता है, ये नदी इस अपने रास्ते को छोड़ करके और यहां पे आके सीधे मिल जाती है ऐसे। अब नदी का पानी ऐसे चला गया, जब ऐसे चला गया तो ये बीच में कर्व जो है आपके छूट गया, जैसे ये देख रहे हैं आप कर्व, ये छूट गया। तो पहले नदी ऐसे जा रही थी, देख रहे हैं, ऐसे नदी जा रही थी, ये इसका पाथ था, नदी ऐसे जा रही थी। लेकिन यहां डिपोजिशन ज्यादा होने की वजह से इस जगह जब डिपोजिशन ज्यादा हो गया, अब नदी का पानी इधर नहीं आ रहा है, इधर सीधे से डायरेक्ट मिल गया। जब डायरेक्ट मिल गया
तो ये वाला जो पानी था भरा हुआ था ये वहीं पे छूट गया, और जब वहीं पर पानी छूट गया तो चारों तरफ से लैंड सरफेस से घिर गया, और जब चारों तरफ से लैंड सरफेस घिर गया तो ये क्या बन गया, लेक बन गया, लेक बन गया। तो अब नदियां जब अपने रास्तों को बदल देती हैं, कुछ पानी का रीजन छोड़ देती हैं किसी जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लेक हो जाता है, तो ये झील हो जाती है, इसी को हम झील कहते हैं। तो आप यहां पे ऐसे इस डायग्राम में बहुत इजीली देख सकते हैं कि नदी पहले ऐसे आ रही थी, ये इसका रास्ता था जाने का, ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसे आ रही थी, लेकिन क्योंकि यहां पर देखिए डिपोजिशन होने लगा आसपास, यहां रास्ते में डिपोजिशन होने लगा, जिसकी वजह से यहां पर डिपोजिशन होने की वजह से यहां से नदी ने अपने रास्ते को सीधा कर लिया, और यहां से जब सीधा कर लिया तो ये वाला पानी कट गया, इधर की तरफ कट गया, और ये जो पाथ कटा है ये क्या हो गया, झील हो गई, ये झील हो गई, लेक हो गई। अब ये लेक हो गई, इस लेक को अगर आप देखें तो इसका कुछ शेप ऐसा है, और ये शेप क्या है, ये कहलाता है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो क्यों कह रहे हैं, सांड की सींग देखा है, सांड की जो सींग होती है वो इसी तरह होती है। ऑक्स किसको कहते हैं, सांड को कहते हैं, और सांड की जो सींग है, सींग को बो कहते हैं। तो अब यहां पर क्या है, सांड की सींग जैसे शेप में, क्योंकि लेक कटती है इसलिए ऐसी लेक को क्या कहा जाता है, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक कैसे बनती है, रिवर्स से, ये रिवर वर्क है। रिवर वर्क में किसकी वजह से बनी है, इरोजन से या फिर डिपोजिशन से, तो डिपोजिशन से बनी है। यहां डिपोजिशन होने की वजह से नदी ने अपने इस रास्ते को छोड़ दिया, इधर चली आई, और जब छोड़ दिया तो इधर पानी यहां पर छूट गया, और जब छूट गया तो किस रास्ते में, क्योंकि नदी कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है। तो प्लेन रीजन में जहां पे प्लेन्स होते हैं, मैदान होते हैं, वहां पे स्पीड जो है आपके स्लोप कम होता है, स्लोप कम होने से रिवर की स्पीड कम हो जाती है, स्पीड कम होने से वो बलखा करके चलती है नदी, और जब बलखा के चलती है तो ऐसे कंडीशन में क्या है, डिपोजिशन लगातार होता जाता है, ऊपर से जो है पार्टिकल्स टूट टूट करके आते जाते हैं, जमते जाते हैं, और जिसकी वजह से नदी अपने रास्ते को बदल लेती है, और बदलते ही कुछ जो है आपके वाटर छोड़ देती है किसी रीजन में, और वो लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये लेक कैसा होता है, ये आपके एक तरह से एक आर्क के शेप में होता है, और इसको अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, ये शेप जो होता है ये एक सांड की सींग जैसा होता है, क्योंकि सांड की सींग जैसा होता है इसलिए इस झील को क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। तो ऑक्सबो लेक क्या है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ रिवर बन रही है, इरोजन ऑफ रिवर नहीं है, इरोजन तो ऊपर पार्टिकल्स का हुआ था, पार्टिकल्स के जमने से बन रहा है ऑक्सबो लेक, तो इसलिए डिपोजिशन से बन रही, इरोजन से नहीं। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ चीजें इरोजन से बनती हैं, कुछ चीजें डिपोजिशन से बनती हैं, तो ऑक्सबो लेक कैसे बन रही है, ये आपके डिपोजिशन से बनती है। तो ये डिपोजिशनल वर्क है जो कि आपके रिवर का होता है, और इस रिवर के डिपोजिशनल वर्क की वजह से जो है इसमें जो है आपके ऑक्सबो के शेप में जो है आपके एक तरह से लेक का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी लेक को ऑक्सबो लेक कहते हैं। तो ऑक्सबो लेक बहुत जगह पर मिलेंगी आपको, खासतौर से मैदानी जगहों पर, जो प्लेन रीजन होते हैं जहां पे नदियां बहती हैं, और ये नदी जो है आपके बहुत सारी जो है इस तरह के रीजन को काट करके चली जाती है। अब जब पानी सूख जाता है तो एक्चुअल में इस तरह से हो जाती है, एक झील बन गई, लेकिन जब बाढ़ आई तो बाढ़ में इतना पानी बढ़ जाता है कि ये लेक वेक सब फिर से पानी के जो है उसमें रिवर के उसमें चली आएगी, मतलब रिवर में फिर डूब जाएगी। जैसे अक्सर आप देखते होंगे, आप जैसे सपोज करिए प्रयागराज में रहते हैं, आप इलाहाबाद में रहते हैं, और यहां से जब फाफामऊ जाते हैं तो देखते हैं गंगा नदी है। गंगा नदी बरसात के दिनों में तो पानी दिखता है, और गर्मी के दिनों में जब आप देखते हैं तो वहां पानी बहुत कम है, तो आप देखते हैं थोड़ी सी सिर्फ नदी जा रही है, बाकी हर तरफ उधर सूखा पड़ा हुआ है। और वहां पूरे में आप देखेंगे कि उसके कोर्स में, उसके रास्ते में क्या होंगे, बालू से भरा होगा पूरा। ये बालू कहां से आ रही है, ऊपर से तोड़े गए कंकड़ पत्थर जो है वही आकर के जमा हो रहे हैं। तो ऑक्सबो लेक क्या है, रिवर का डिपोजिशनल वर्क। जो डिपोजिशनल वर्क होता है जो आपके प्लेन रीजन में आपके होता है ड्यू टू मियांडर की वजह से। मियांडर क्या है, आपके इस तरह से
सर्प के शेप में, सर्प मतलब क्या होता है, सांप, सांप के शेप में जो आपके नदी चलती है, तो इसको जो है आपके मियांडर कहते हैं। और मियांडर की वजह से जो है आपके एक तरह से डिपोजिशन वर्क होता है मियांडर में, और मियांडर में जब डिपोजिशन वर्क होता है तो आपके झील बन जाती है जो कि सांड की सींग जैसी होती है, इसलिए उसको ऑक्सबो लेक का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आता है फ्लड प्लेन लीवीज। फ्लड प्लेन लीवीज क्या है? जैसे आपने देखा यहां पे है, अब कोई नदी है सपोज कर लीजिए, इधर से आ रही है, अब यहां पे अंदर पानी जा सकता है, तो हम क्या करें, अगर ऊपर इसको उठा करके बना दें, यहां पे डिपोजिशन ज्यादा होता है तभी तो ये पानी यहां से घूम जाता है। तो अगर किसी रीजन में, जैसे मान लीजिए यहां पर बाढ़ आ जाती थी, पानी इधर चला आता था, बाढ़ को रोकना है तो हमें यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, एक ऊंची दीवार बनानी पड़ेगी डिपोजिशनल वर्क की, जो पार्टिकल्स हैं उसके डिपोजिशन की एक ऊंची सी दीवार अगर हम बना दें, और ऊंची सी दीवार बना करके अगर हम बाढ़ के पानी को अंदर आने से रोक दें, तो इसी को क्या कहा जाता है, फ्लड लीवीज। तो फ्लड लीवीज क्या होते हैं, किनारे किनारे, नदी के किनारे किनारे ऊंची दीवार बना देना, और दीवार जैसी जब बन जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो कभी कभी क्या होता है, कुछ लीवीज जो होती है वो नेचुरल होती है, नदी के पानी खुद बना देता है, नदी काटते काटते आपके एक तरह से काफी ऊंचा जो है क्षेत्र खुद ब खुद बना देती है। और कभी कभी ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है किसी रीजन को बचाने के लिए, बाढ़ से, बाढ़ का पानी अगर कहीं जा रहा है तो आपने एक लीवीज बना दिया, और जब लीवीज बना दिया तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके एक तरह से बाढ़ से बचाव हो जाता है। तो अगर यहां पर रिहायशी घर हैं, मानिए यहां पर रेसिडेंशियल एरिया है, यहां पर लोग यहां रह रहे हैं, घर बना करके रह रहे हैं, अब पानी जो है थोड़ा सा भी पानी बढ़ता है ये पूरा अंदर चला आता है। अगर ऐसा है तो यहां पर क्या है कि नदी जहां पे बह रही है, जहां पर जो है नदी का किनारा है, उस किनारे पर लीवीज अगर बन जाए, कुछ लीवीज अपने आप नेचुरल बन जाती है, लेकिन और सेफ्टी के लिए अगर जो है आर्टिफिशियल लीवीज बना दिया जाए तो पानी कभी अंदर नहीं आएगा, यहीं से कट करके चला जाएगा। तो इस तरह से जो लीवीज होती हैं उनको अगर हम देखें तो ये अगर रेसिडेंशियल रीजन है, सपोज कर लीजिए यहां पर घर बने हुए हैं, यहां पानी नहीं आना चाहिए, तो पानी यहां से आ सकता है, इधर से पानी अंदर आ जाता है, हमने क्या किया, यहां पर लीवीज बना दिया, ये पूरे रीजन में क्या हुआ, ये पूरा ऊंचा कर दिया इसको। तो ऊंचा करने से अब बाढ़ का पानी अंदर नहीं जाएगा, अब अंदर नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो गई, ये हो गई फ्लड लीवीज। तो फ्लड लीवीज आप देखते हैं, तो फ्लड लीवीज कैसे होता है, जैसे नदी का पानी जा रहा है तो आपने देखा ये ऊंचा सा रास्ता ऐसे ऊपर बना हुआ है, ऊंचा सा रास्ता इसलिए बना है कि पानी इधर ना जाए, इस तरफ अंदर की तरफ ना जाए। अब इधर हो सकता है कि पानी को रोका गया हो, तो कभी कभी ये क्या है, ये नेचुरल दिख रहा है, ये बनाया नहीं गया है, ये नेचुरल लीवीज है। देखिए ये ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स है, जो इरोडेड पार्टिकल्स थे, जो ऊपर के क्षेत्र में, ऊपर के रीजन में जो रिवर थी, जो आपके तोड़ फोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स को ला रही थी, वही पार्टिकल्स आकर के जमे हुए हैं। तो ये नेचुरल लीवीज है जो कि आपके एक तरह से बनी हुई है बाउंड्री की तरह से, और पानी जो है अब इस तरफ नहीं जाएगा, ये एक बैरियर की तरह से है ये पूरा। तो ये क्या है, ये डिपोजिशनल वर्क ये भी है। तो डिपोजिशन की वजह से, क्योंकि ज्यादातर हमने आपको बताया कि मैदानी क्षेत्र में डिपोजिशन ज्यादा होता है, तो जितने भी आपके एक तरह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो सब कैसे बनते हैं, वो डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। ये डिपोजिशनल वर्क होता है जो आपके यहां पर होता है। तो ऐसे जो है आपके लीवीज, जो नेशनल लीवीज होते हैं, फ्लड प्लेन लीवीज, ये क्या होती हैं कि फ्लडेड प्लेन रीजन में, जो फ्लडिंग वाला प्लेन होता है, जहां पे बाढ़ आती है, बाढ़ वाले रीजन में, प्लेन में, वहां पर क्या होता है, नेचुरल लीवीज का फॉर्मेशन भी हो जाता है नदी के बहने से, और कभी कभी ह्यूमन बीइंग भी आर्टिफिशियली यहां पर ऊंचा ऊंचा जो है आपके एक तरह से स्ट्रक्चर बना देगा। ऊंचा स्ट्रक्चर अगर बना देगा तो नदी जो है आपके अपने कोर्स में जो है आपके अंदर पानी नहीं जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लड लीवीज। और नेचुरली भी फ्लड लीवीज बन जाता है। जब फ्लड आता है तो फ्लड जहां तक आता है, उसके बाद जब वापस लौटता है तो ये क्या है, ये यहां पर पहले पानी था, लेकिन जब पानी लौटा तो अपने पार्टिकल्स को वापस नहीं ले गया, यहीं पर छोड़ दिया उसने, बाकी पानी वापस चला गया।
तो वापस जब चला गया तो जो छोड़ गया पार्टिकल्स, तो ये क्या हुआ, पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो गया। ये नेचुरल लिवी है, तो ये नेचुरली बन रही है, खुद से बन रही है। तो बाढ़ का पानी ऊपर तक चला आता है, लेकिन जब वापस गया तो अब ये क्या बन गया, अब एक ऊंचा सा स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसा लग रहा है कि एक बाउंड्री बना दी गई है, तो आर्टिफिशियली बनी जाएगी, तो एक ऊंची दीवार बनाई जाएगी जिससे पानी इधर ना जाए। लेकिन जो है ये नेचुरल है, जो कि आपके बनाया गया है। तो ये नदी की वजह से, तो नदी बाढ़ जब आई तो ज्यादा जो है दूर तक ये गई, लेकिन जब बाढ़ का पानी वापस चला गया तो यहां पर डिपोजिशन हो गया, और इस डिपोजिशन की वजह से क्या है, आपके लिवीज का जो है आपके फॉर्मेशन हो गया। तो इन इस स्ट्रक्चर को जो डिपोजिशन के कारण बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल लिवीज के जाने जाते हैं। अब देखिए लास्ट कोर्स में नदी, नदी ऊपर से निकलती है ग्लेशियर से, फिर धीरे धीरे करके मैदानी क्षेत्र में आती है, मैदान में बहती है, और फिर जाके समुद्र में, मान लीजिए सी है, सी में जाके गिर जाती है। जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो यहां पे स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिपोजिशन, अब इसमें दम ही नहीं है बिल्कुल आगे बढ़ने का, क्योंकि स्पीड बिल्कुल, डिपोजिशन वर्क यहां पे बहुत ज्यादा है, और डिपोजिशन वर्क ज्यादा होने से बहुत स्लो स्पीड होती है। तो ये एकदम जो है आप ये कह सकते हैं कि वाटर में स्पीड इतनी स्लो होती है कि इसके अंदर तोड़ने फोड़ने की कोई कैपेसिटी नहीं होती। तो नदी जब समुद्र में गिरने वाली होती तब देखिए कैसे आती है, ऐसे नदी आई, ये मान लीजिए समुद्र है, गिरने वाली है, तो अब यहां पे डिपोजिशन हो जाएगा ढेर सारा पार्टिकल्स का पहले से ही, क्योंकि नदी आ रही थी, बह रही थी। तो जो डिपोजिशन होता है इसकी वजह से क्या होता है, पानी ऐसे ऐसे रास्ता अपना ऐसे ऐसे बदलने लगती है। बीच में डिपोजिशन है, बीच में नहीं जाएगी, फिर यहां पे चली गई, ये डिपोजिशन है, यहाँ पे फिर डिपोजिशन है, कुछ पार्ट ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। तो जब रिवर होती है, जब रिवर जो है आपके सी में जाकर के गिरती है, तो इस तरह के छोटी छोटी स्ट्रीम्स के फॉर्म में, ये पतली पतली धाराएं हैं, ये पतली जल की धाराएं होती हैं, इनको स्ट्रीम्स कहते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रीम्स के फॉर्म में निकल आती हैं, पूरा पूरा पानी नहीं आता। तो नदी जो है बहुत छिछली हो जाएगी यहां पे, और यहां पर क्या है कि आपके एक तरह से शैलो हो जाती है, और जो पानी है ये आपके जगह जगह पर डिपोजिशन होने की वजह से, ये पूरा डिपोजिशन है, तो अपने रास्ते से, मतलब आ रही थी इतनी पतली थी नदी, लेकिन जब जा रही है समुद्र में मिलने तो इतनी चौड़ी हो गई ऐसे। अब जब समुद्र में मिलती है तो इसका शेप कैसा हो गया, ऐसा हो गया, शेप कैसा हो गया, ऐसा। और जितनी भी, जैसे ज्योग्राफी का ओरिजिन आप ये कह सकते हैं, या शुरुआत कहां से हुई, यूरोपियन कंट्रीज से, तो यूरोप से, यूनान से, ग्रीस से। तो ग्रीस से क्योंकि शुरुआत हुई है, इसलिए ग्रीक वर्ड का बहुत इस्तेमाल है। तो ग्रीस में जब लोगों ने देखा कि नदी का जब मिलने लगती है तो वो इस शेप में मिलती है, जाकर के ट्रायंगुलर शेप में। तो जिस तरह से इंग्लिश के हम लोग अल्फाबेट पढ़ते हैं, ए बी सी डी, उसी तरह से ग्रीस में जो है, जो ग्रीक लैंग्वेज है, तो ग्रीक लैंग्वेज पढ़ने वाले जो ग्रीस के लोग होते हैं, तो ग्रीस के लोग जो आपके लैंग्वेज पढ़ते हैं, ग्रीक लैंग्वेज, उसमें क्या है, उसमें पहला अल्फाबेट है अल्फा। जैसे हम लोग के यहां ए है, उनके यहां अल्फा है, हम लोग के यहां बी है, उनके यहां बीटा है। तीसरा अल्फाबेट गामा, अल्फा बीटा गामा। चौथा अल्फाबेट डेल्टा। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, ये सब जो है आपके इस तरह से, फाई, ये सब जितना भी आप यूज करते हैं इस तरह के सिंबॉलिक, वो ये सब क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। तो ग्रीक लैंग्वेज का ये एक अल्फाबेट है जिसको डेल्टा पढ़ा जाता है, ट्रायंगुलर शेप में। तो ग्रीक लोगों ने ये देखा कि ग्रीक लैंग्वेज का जो डेल्टा है, बिल्कुल नदी उसी शेप में गिर रही है, इसलिए उन लोगों ने नाम इसका क्या रख दिया। तो नदी जब मिलने वाली होती है समुद्र में, फैल जाती है, और फैल के ट्रायंगुलर शेप बना लेती है, तब जाके समुद्र में गिरती है, सी में गिरती है। तो ये जो है आपके नदी ये आई,
आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा देखिए, ये शेप इसने ऐसे ट्रायंगुलर बना लिया इस तरह से, इस पूरे रीजन में ऐसे जाकर के तब गिर रही है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बन गई। यहां पे डिपोजिशन देखिए दिखाया जा रहा है, यहां पानी नहीं आ रहा है, ये पानी आ रहा है, यहां पे डिपोजिशन है, पानी यहां चला जा रहा है, यहां पे डिपोजिशन है, पानी इधर चला जा रहा है। तो यहां पर क्या है कि इस तरह से पानी फैल करके जाकर के मिलता है, और जब फैल के मिलता है तो ये शेप क्या हो जाता है, ये शेप ट्रायंगुलर शेप हो जाता है, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का डेल्टा है। तो इसीलिए ग्रीस वालों ने क्या किया, जो ग्रीस कंट्री है वहां के रहने वाले लोग ने देखा कि हमारा ग्रीक अल्फाबेट डेल्टा की तरह नदी मिल रही है समुद्र में, इसलिए नदियों के मिलने, जो नदियों का लास्ट स्टेज होता है जहां पे वो समुद्र में सी में जाके मिलती है, उस रीजन को क्या कह दिया गया, डेल्टा कह दिया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे गंगा नदी का डेल्टा, तो यमुना नदी का डेल्टा, तो गंगा नदी का डेल्टा अगर हम कहें, यमुना का तो खैर डेल्टा नहीं बनेगा क्योंकि यमुना खुद ही गंगा में मिल जाती है, जो नदी समुद्र में गिरती है वो समुद्र के पास डेल्टा बनाती है। तो इसलिए गंगा का डेल्टा अगर हम कहेंगे तो गंगा का डेल्टा कुछ इसी तरह का है। तो डेल्टा में क्या होता है, जगह जगह पर जो है आपके देखेंगे ये आपकी नदी बहती है और बीच बीच में क्या होता है, डिपोजिशन होता है। तो इस तरह से जो शेप होता है वो आपके ट्रायंगुलर हो जाता है, और ट्रायंगुलर शेप किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रीक अल्फाबेट डेल्टा को। इसीलिए वहां के लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया, डेल्टा। तो ये डेल्टा जो है आपके डिपोजिशनल वर्क है किसका, नदी का, रिवर का। तो ये रिवर का डिपोजिशनल वर्क हो जाता है। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं सेकंड पार्ट पे, डिपोजिशनल वर्क या इरोजनल वर्क से सी वेव्स कैसे कोई लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करती है। सी वेव्स अगर हैं तो आपको पता है कि समुद्र में जो पानी होता है वो बार बार जो है आपके लहरों के साथ जो है आपके कोस्टल रीजन में आता है, फिर वापस लौट जाता है, फिर आता है, फिर लौट जाता है। तो आसपास जो आपके एक तरह से रॉकी रीजन होंगे, पथरीले क्षेत्रों में, उस पत्थरों को तोड़ता है, फिर पीछे चला जाता है, फिर तोड़ता है, फिर पीछे चला जाता है। तो इस तरह की चीज होती है। तो इस तरह से कहीं इरोजन होता है, कहीं पर आपका डिपोजिशन होता है, लेकिन खास तौर से सी वेव्स जो होती हैं वो तोड़ फोड़ करके ही काम करती हैं। वहां पर डिपोजिशन वर्क बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि बस वो नदियां आती हैं अपनी गति से, अपनी स्पीड से चीजों को तोड़ती हैं। तो अब उसकी वजह से क्या होता है, तो वर्क ऑफ सी वेव्स देखिए कैसे आपके लैंडफॉर्म्स बनाती है। तो ड्यू टू इरोजनल वर्क इसका ज्यादा है। तो कहीं पर अगर मान लीजिए कि सी का पानी है, अब ये क्या है, आपके रॉक रीजन है, ये पूरा पत्थर था, ये कंप्लीट पत्थर था ऐसे पहले, लेकिन धीरे धीरे करके जो सी वेव्स थी ये अंदर जाती हैं, ऐसे इसमें अंदर जाती हैं। तो जब अंदर जाके तोड़ती हैं फिर वापस चली जाती हैं, फिर तोड़ती हैं फिर वापस चली जाती हैं, तब तक तोड़ती रहती हैं जब तक कि पूरा गहरा गड्ढा ना कर ले। तो जब सी वेव्स अंदर जा करके इरोजन वर्क करती हैं, इरोजन की वजह से पार्टिकल्स टूट करके बह जाते हैं और अंदर गुफा की तरह से चीजें बन जाती हैं। तो अंदर अगर गड्ढा बन गया है और ऐसा लग रहा है कोई गुफा है, कोई केव है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे सी केव कहते हैं। ये क्या है, सी केव। तो सी केव किसकी किससे बनता है, इरोजनल वर्क ऑफ सी वेव्स। तो सी केव्स के नाम से जाना जाता है। केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो जब समुद्र का पानी आएगा, धीरे धीरे पत्थर से पहले टकराएगा, पत्थर को तोड़ता जाएगा, अंदर गड्ढा होता चला जाएगा, गड्ढा होता चला जाएगा, और एक स्थिति ऐसी आएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी कि अंदर गहरा गड्ढा हो जाएगा। जैसे गुफा अंदर होती है, अंदर से बंद, तो एक तरफ से खुला, दूसरी तरफ से बंद, तो पत्थर होगा। और ये जो है आपके सी केव्स होते हैं जो कि आपके बन जाते हैं। इसमें बार बार पानी अंदर जाएगा, निकलेगा। समुद्र के किनारे आप बैठ करके देखिए, ढेर सारे सी केव्स बने होते हैं। आप समुद्र की लहरें जो आती हैं, आप कभी भी जो है नोटिस करिए, जो रॉक रीजन है उस रॉक रीजन में आता है, अंदर पानी जाता है, फिर निकल आता है, फिर जाता है, फिर निकल आता है, और ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, जब तक कि ये पूरी सामने वाली दीवार को तोड़ करके निकाल ना दे। लेकिन ये सब क्या है, ये कोई 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 1 साल, 2 साल की बात है। ऐसा होने में हो सकता है कि 10 साल लग गए हो, 20 साल लग गए हो, 50 साल लग गए हो। तो अंदर गड्ढा करते 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 अभी गुफा बन रही थी, गुफा बनते बनते आर पार छेद हो गया। जब आर पार छेद हो गया, इधर से उधर तक दिख रहा है, तो बन क्या जाता है, इसी को आर्क कहा जाता है।
तो आर्च जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्च जिनको कहा जाता है, आर्च क्या होता है, तो जैसे हम लोग देखते हैं घर बनते हैं तो घर में ऐसे दर बनाई जाती है, उस दर को क्या कहा जाता है जिसमें से अंदर एंटर करते हैं, जैसे कोई दरवाजे में बड़ा सा दरवाजा या गेट होता है तो उस तरह से आप अंदर एंटर करते हैं, तो उसी तरह से एक बड़ा सा दरवाजा जैसे खुल जाता है जो आर पार दिखने लगता है। तो केव्स कब तक है, सी केव्स कब तक कहलाएगा, सी केव तब तक कहलाएगा जब इसके अंदर गड्ढा है, आर पार छेद नहीं हुआ है, एक तरफ से सिर्फ छेद हुआ है, पीछे क्या है, रॉक्स है, लेकिन इस रॉक्स को तोड़ते 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 अब क्या हो गया, गड्ढा हो गया, अब दो तरफ आर पार छेद हो गया, आर पार दिख रहा है, तो अब ये क्या है, ये आर्च बन गया। तो इसलिए क्यों आर्च जैसा बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सी आर्च। तो इसको क्या कहेंगे, ये कहलाता है सी आर्च, ARCH। तो ये सी आर्च होता है, और ये होता है सी केव्स जो आपके होता है। और ऊपर जो होता है, जैसे आप जब दरवाजा बनाते हैं तो आप देखते हैं कि दरवाजे में जाने के लिए जो है आपके दरवाजा ऐसे गोल बना है, पुराने जमाने में इसी तरह बनता था, तो ये बड़े बड़े दरवाजे बना करते थे, और ऊपर क्या होता था, स्टैंड होता था, ऊपर पूरे पत्थर होते थे, तो ऊपर जो है पत्थर बना रहता है ये पूरा, और अंदर जो है पूरा आर पार छेद हो जाता है। तो जो छेद हो जाता है वो आर्च की तरह दिखाई पड़ता है, और जो पत्थर होता है उसको कहते हैं हेडलैंड, हेडलैंड। हेडलैंड क्यों, क्योंकि सर है ये आर्च का सर है। तो जब भी हम कोई आर्च बनाते हैं तो आर्च ऐसे बनता है, और ये जैसे आपके दर बनाते हैं तो ऊपर जो है आपके ये जो आपके ये है, ये क्या है, हेडलैंड कहलाता है, ऊपर का हिस्सा जिस पर ये पूरा टिका होता है। तो ऊपर का पत्थर होता है और फिर इस तरह से बीच में आर पार छेद होता है। तो जो छेद हो जाता है ड्यू टू सी वेव्स के इरोजनल वर्क की वजह से, इरोजन की वजह से, तो वो सी आर्च बनता है। तो पहले केव्स बना, जो है आपके गुफा बनी, गड्ढा बंद होता, पहले सीधा था, पत्थर था, फिर धीरे धीरे करके आपके ये लहरें टकराने लगे, टकराते टकराते अंदर गड्ढा होता गया, अंदर गड्ढा होता चला गया, गड्ढा होता चला गया, क्या बन गया, गुफा बन गई, सी केव्स बन गई। अब ये अंदर जा रहा है बार बार पानी, अंदर जाते जाते इसने क्या कर दिया, पूरा छेद कर दिया। अब क्या हो गई, आर पार छेद हो गया, सी आर्च हो गया, सी केव से सी आर्च हो गया, और जब सी आर्च हो गया ऊपर जो है हेडलैंड कहलाता है। फिर कभी कभी क्या होता है, पानी और आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और ये हेडलैंड को तोड़ दिया, ये यहां तोड़ दिया, जब तोड़ दिया तो ये आपके पत्थर अलग हो गया और ये पत्थर अलग हो गया, जैसे ये दिख रहा है, तो एक अलग से पत्थर खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये पहले कैसा था, ये आर्च था ऐसे, ये पहले ये आर्च था ऐसे, लेकिन सी वेव्स ने क्या किया, ये आके तो टकरा टकरा करके ये हेडलैंड को तोड़ दिया। ऊपर क्या होता है, हेडलैंड, इसको हेडलैंड कहते हैं, तो हेडलैंड को तोड़ दिया। जब हेडलैंड टूट जाएगा तो ये अलग, ये अलग, अब ये पत्थर ऐसे ही खड़ा हुआ है, तो इसी तरह से ऐसे पत्थर एक खड़ा हुआ है, तो जो खड़े हुए पत्थर होते हैं इनको कहा जाता है स्टैक। ये हो जाते हैं क्या, स्टैक। तो इस तरह से अगर हम देखें तो देखिए सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे से बनते हैं। अब ये देखिए फिर से एक बार स्टार्टिंग से अगर हम लोग इसको रिव्यू कर लें, ये कैसे ये सारी चीज बन रही, तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम फिर से स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से इसको अगर हम देखें ये कैसे बनता है, तो पहले पत्थर है, सी वेव्स आ रही है, टकरा रही है, इसके बाद धीरे धीरे करके आपके गड्ढा होता चला जा रहा है, गड्ढे होते होते केव्स बन गया, ये सी केव्स पहले बनते हैं, सी केव्स बन गया, धीरे धीरे आपके एक तरह से क्या हुआ, फिर सी वेव्स जा रही है, धीरे धीरे करके सामने वाली दीवार टूट गई और आर पार छेद हो गया, ये ऐसे आर पार छेद हो गया। जब आर पार छेद हो गया तो ये आर्च बन गया, और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हेडलैंड कहते हैं, हेडलैंड। तो ये आपके बन गया। अब पानी क्योंकि अंदर भी जा रहा है, इसको भी टकरा रहा है, आके यहां भी जा रहा है, ऊपर भी टकरा रहा है, तो जो ऊपर टकराएगा तो बार बार इसको तोड़ देगा। फिर जब ये टूट जाएगा तो ये हिस्सा अलग और ये हिस्सा अलग हो जाएगा, और जब ये हिस्सा अलग हो जाएगा तो इस तरह दिखने लगेगा। तो पहले ये क्या था, ये भी पूरा ये पत्थर था, ये कंप्लीट पत्थर था। इसमें क्या हुआ, पहले इसमें केव बना, इसमें केव बना। जब ये केव बन गया
गुफा बन गई अंदर, तो इसके अंदर आर्क बना, ये ऊपर पत्थर था तो इसके अंदर फिर आर्च बना, ये आर्च बना। जब आर्च बन गया तो हेडलैंड ऊपर से टूट गया, हेडलैंड ऊपर से टूटने के बाद स्टैक बन गया। तो इसलिए इसका एक जो है आपके सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप स्टेप वाइज समझे तो अपने आप, तो पहले क्या बनता है, सी केव्स। ये क्या होता है, सी केव्स। सी केव्स फर्दर जब इरोड होते हैं, जब इरोजन जारी रहता है तो क्या बन जाता है, सी आर्च। सी आर्च बन गया। सी आर्च का ऊपर का हिस्सा हेडलैंड होता है। जब हेडलैंड भी टूट जाता है तो हेडलैंड टूटने के बाद तब ये क्या बन जाता है, ये अलग हो जाता है पत्थर से बिल्कुल, तब ये हो जाता है स्टैक। तो सी स्टैक कह सकते हैं क्योंकि सी में बन रहा है इसलिए स्टैक। तो ये क्या हो गया, केव्स हो गया। केव्स के बाद फिर आर्च बना, आर्च के ऊपर का हिस्सा हेडलैंड कहलाता है। और जब हेडलैंड हट गया तो वही क्या हो जाता है, जो पत्थर जो बचा रह गया तो वो क्या हो जाएगा, स्टैक के नाम से जाना जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं ये इरोजनल वर्क है सी वेव्स का। तो सी वेव्स ये इरोजनल वर्क करती हैं और इस तरह से ये सारी चीजें जो है आपके बनाती हैं। सी वेव्स और भी क्या करती हैं, अब जैसे रीजन है, मान लीजिए पूरा रीजन है, अब ये आई, इसने यहां से तोड़ दिया, ये ऐसे हो गया, फिर सी वेव्स आ रही हैं, ये तोड़ती जा रही हैं, अंदर गड्ढा करती चली जा रही हैं। एक स्टेज ऐसी होती है कि ये पूरी ऐसे खड़ी हो जाती है ढाल, ये पूरा पूरा गायब हो गया। अब ये रीजन यहां से टूट गया, इरोड हो गया। जब इरोड हो गया तो ये पूरा खड़ा हो जाता है। तो अब ये सी वेव्स ऐसी हो गई। तो समुद्र का किनारा या सी वेव्स इतना ज्यादा इरोजन कर देती हैं, ये पूरा का पूरा माउंटेनियस रीजन गायब हो जाता है इरोड हो करके, और अब खड़ी ढाल हो जाती है। तो एक तरफ खड़ी ढाल एकदम है। तो पहले ये माउंटेनियस था, लेकिन सी वेव्स आते 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 इन्होंने क्या कर दिया, खड़ी ढाल कर दी। जब ढाल खड़ी हो जाती है तो ऐसे खड़ी ढाल वाली हिल्स को क्या कहते हैं, क्लिफ। ऐसी हिल्स, ये हिल हो गई जो कि ऊंची खड़ी है, ऐसी हिल जिसकी एक जो है आपके एक तरह से स्लोप जो होता है वो स्टीप स्लोप हो जाता है या वर्टिकल स्लोप हो जाता है, खड़ी दीवार हो जाती है। और जब एक तरफ खड़ी दीवार हो गई तो इसी को हम लोग क्या कहने लगेंगे, क्लिफ के नाम से जाना जाता है। यह भी इरोजनल वर्क है, किसका, सी का। तो जहां समुद्र होगा वहां आप देखेंगे समुद्र का पानी आ करके टकराता है, टकराते टकराते नीचे के जितने पत्थर थे ये सब तोड़ दिया इसने, और तोड़ने की वजह से खड़े हो गई पूरी की पूरी ये आपके एक तरह से स्ट्रक्चर, ये पत्थर पूरे खड़े बचे रह जाते हैं। तो ये खड़ी हुई जो आपके एक तरह से पत्थर है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है क्लिफ। तो ये एरिया क्या कहलाएगा, क्लिफ। इसको माउंटेन नहीं कहेंगे, इसको हिल नहीं कहेंगे, ऐसा हिल जिसकी खड़ी ढाल हो, तो ऐसी जो है हिल्स को क्या कहा जाता है, क्लिफ। और क्लिफ कहां बनेगी, सी के पास बनेगी, सी का इरोजनल वर्क है। तो ये जो है आपके क्लिफ के फॉर्म में आपके बनती है ये। अब देखिए तीसरी चीज देखते हैं, ग्लेशियर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स किसको कहा जाता है, पोलर रीजन में जैसे आपको पता है कि पूरे में आइस कवर्ड रीजन रहता है, हर जगह जो है आपके एक तरह से बर्फ जमी होती है। यही बर्फ जो है धीरे धीरे पिघलती जाती है टेम्परेचर में, और पिघल करके टूटती जाती है और बड़े बड़े आइस के टुकड़े बहने लगते हैं। एक ऐसी नदी जिसमें पानी ना बहे बल्कि बर्फ बहे, तो ये क्या कहलाते हैं, ग्लेशियर्स कहलाने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ये ग्लेशियर्स कहलाने लगेंगे। तो ग्लेशियर क्या होता है, तो ये ग्लेशियर्स ऐसे होते हैं कि ऐसी नदी जिसमें पानी ना बह करके बर्फ बहती है, और बड़े बड़े जो आइस के टुकड़े होते हैं उनको कहा जाता है आइसबर्ग्स। तो आइसबर्ग्स के नाम से जाने जाते हैं, जो कि बड़े बड़े जो है आइस के टुकड़े होते हैं जो है आपके पानी में तैरते होते हैं। तो ग्लेशियर्स क्या है, जहां पर आपके माउंटेनियस रीजन जहां पर बर्फ जमी है वो ग्लेशियर्स कहलाते हैं। तो ये ग्लेशियर्स क्या है, ऐसी नदी को कहा जाता है जिसमें ये ग्लेशियर्स जो है आपके एक तरह से मिलते हैं, या आप ऐसी नदी को कहा जाता है जिसमें कि आपके आइस जो है फ्लोट करती है। तो आइस वाली रिवर जो होती है उसी को हम ग्लेशियर कह सकते हैं, ऐसे सिंपल समझिए। ऐसी नदी जिसमें आइस बहे वही क्या है, आपके ग्लेशियर्स होते हैं। तो ग्लेशियर्स का रीजन भी अजीब होता है। ग्लेशियर्स के रीजन में पूरी पूरी जो वाटर होता है अपने आप आइस में कवर्ड हो जाता है।
बर्फ बन जाता है। तो ये क्या है, ये वाटर है, ये वाटर पूरा रीजन देख रहे हैं आप, लेकिन कुछ जगह पे टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, सब बर्फ बन गया, आइस बन गया। तो ये क्या है, ये आपके आइस ग्लेशियर्स है। यही आइस ग्लेशियर्स जब होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हुआ, पिघल गई, पानी बन गया, पानी बनकर के आया। अब पानी में कुछ बड़ी बड़ी हिम भी होगी, सिर्फ पानी नहीं होगा, बड़ी बड़ी हिम होगी। ये हिम आएगी, आइस आएगी और आकर के जो है कोस्टल रीजन में तोड़ फोड़ करेगी, आकर के टकराएगी, तोड़ देगी रॉक्स को। तो जगह जगह पर क्या होगा, रॉक्स के पार्टिकल्स टूटेंगे और इसी ग्लेशियर्स की वजह से जो मलबा होता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स, पत्थर, ये सब जो है आकर के एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो पूरा रीजन जो होता है, अब पूरे रीजन में बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन उसमें पत्थर मौजूद है, पत्थरों के ऊपर पूरी बर्फ जम जाती है। और पत्थर किसके वजह से लाए गए हैं, ऐसी जो है आपके आइस वाली नदी से, जो कि आपके जिसमें आइस बह रही है। ये पत्थर जब जमा हो जाते हैं, इन्हीं पत्थर को जो है आपके ग्लेशियर मोरेन कहते हैं। तो आइस, तो इसमें क्या होता है, आप देखेंगे ग्लेशियल मोरेन्स। ग्लेशियल मोरेन क्या है, जो आपका जो भी आपका आइस आई है, ये नदी है, लेकिन नदी किस फॉर्म में है, बर्फ के फॉर्म में। पानी आया और आकर के बर्फ में जम गया, लेकिन कुछ अपने साथ ये पत्थर ले आया, मलबा ले आया। तो जो मलबा है, डेब्रिस है, जो आपके इकट्ठा होकर के किनारे आकर के पत्थरों का वो जम गया इसके साथ। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ग्लेशियल मोरेन्स। तो मोरेन्स क्या है, जो ग्लेशियर के द्वारा, ग्लेशियर मतलब क्या हो गई, ऐसी रिवर जिसके अंदर आपके आइस पाई जाती है। तो ऐसी रिवर जो कि आपके आइस वाली होती है और आकर के जब वो जमती है, तो आसपास पत्थरों के ऊपर भी आपके एक तरह से आइस का जमा हो जाता है, पत्थर सॉलिडिफाई कर जाते हैं। और यही जो आपके आइस के साथ जो आपके पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो जमा होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, आपके ग्लेशियल मोरेन्स के नाम से जाना जाता है। तो ग्लेशियल मोरेन्स बहुत कॉमन चीज है। और ग्लेशियर के आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ग्लेशियर्स होते हैं, उसके कोस्टल रीजन्स में अगर आप देखें, उसकी जो है किनारे अगर देखें, बैंक में देखें, तो आपको मोरेन ही मोरेन मिलेंगे, किनारे किनारे तो जमाव मिलेंगे। बाकी सब जगह हिम दिखाई पड़ेगी, आइस दिखाई पड़ेगी। जैसे ही आइस जहां खत्म होगी, वहां आप देखेंगे ढेर सारे पत्थर। तो आइस जैसे ही खत्म हुई, ढेर सारे पत्थर, फिर आइस खत्म हुई, फिर ढेर सारे पत्थर। तो ये जो पत्थर का डिपोजिशन है, ये जो है आपके ग्लेशियल मोरेन्स के नाम से जाना जाता है। जो किसकी वजह से लाया जाता है, ये यही आइस वाली रिवर से लाया जाता है। तो जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के अंदर जितना भी आपके एक तरह से मलबा है, डेब्रिस है, वही बह करके आता है और वही जमा हो जाता है। तो इसको ग्लेशियल मोरेन के नाम से जाना जाता है। ये ग्लेशियल मोरेन हो जाते हैं जो कि आपके ग्लेशियर के रीजन में पाए जाते हैं। तो इस तरह से विंड फ्लो में अगर हम लोग देखेंगे, विंड जो है आपके, वो भी कुछ ना कुछ इरोजनल और डिपोजिशनल वर्क करती है। तो जहां पर तेज फ्लो होता है, वहां पर आपके इस तरह से विंड का, और तेज फ्लो कहां पर होगा, हमने आपको बताया डेजर्टेड रीजन में ज्यादा होता है। डेजर्टेड रीजन में क्योंकि वहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, दूर दूर तक कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, इसलिए हवा जब बहती है तो तेज होती चली जाती है, स्पीड बढ़ती चली जाती है। ऐसे नॉर्मल जगह पे देखेंगे, क्योंकि वहां पे कोई घर नहीं होते, बिल्डिंग नहीं होती, पेड़ नहीं होते बहुत ज्यादा, और ये बिल्डिंग, घर, पेड़ क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है हवा के लिए। तो अगर जगह जगह पे बिल्डिंग बनी है, जगह जगह पे पेड़ बने हैं, तब तो हवा तेज चल ही नहीं सकती, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस उसके लिए है। लेकिन जब दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पर क्या होता है, ऐसी जगह पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अगर हवा चली तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो स्पीड बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। ऐसी जगह पर कहीं रास्ते में कोई पत्थर आ गया तो उसको तोड़ना शुरू कर देगी, तोड़ना शुरू कर देगी, इरोजनल वर्क शुरू हो जाएगा। और उसका इरोजनल वर्क जब शुरू हो जाएगा, तो कोई जरूरी नहीं कि सारे पत्थर ऐसे ही बनते हैं। जब ऊपर इरोजनल वर्क कम हो किसी जो है रॉक में, और नीचे ज्यादा इरोजनल वर्क हो, तब मशरूम बनता है। और नहीं तो आपके नॉर्मल हिल रीजन रहते हैं, ऊपर ज्यादा इरोजन बन रहा है और इरोजनल वर्क हो रहा है, नीचे कम हो रहा है, तो आपके हिल या माउंटेन्स का फॉर्मेशन रहता है। तो इस तरह से आपके रहते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये स्ट्रक्चर है, अब यहां पर ज्यादा इरोजनल वर्क होने लगे और यहां पर कम होने लगे, तो ये क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा, ये ऐसे इतना बचेगा, ये ऐसे, ये पूरा कट गया, ये नहीं रहा। अब ये जो रहा, ये क्या है, ये शेप क्या बन गया,
मशरूम का बन गया। तो नीचे जो है इरोजनल वर्क जब ज्यादा हो और ऊपर जो है इरोजनल वर्क ना हो या कम हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो बनता है वो इस तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। और ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये आपके मशरूम जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इनको मशरूम रॉक्स कहते हैं। और मशरूम रॉक्स से निकलने हुए जो पार्टिकल्स हैं ये कहीं ना कहीं जाकर के डिपॉजिट होंगे, और जब कहीं ना कहीं जाकर डिपॉजिट होंगे तो इनका डिपॉजिशन से ऊंचे ऊंचे टीले बन जाते हैं, माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, डेजर्ट दिखाया तो दूर दूर तक खाली ऊंचे ऊंचे टीले दिखाई पड़ते हैं। तो ऊंचे ऊंचे जो टीले, हिली रीजन्स दिखाई पड़ते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है सैंड ड्यून्स। ये क्या है, सैंड ड्यून्स हैं। तो सैंड ड्यून्स जो हैं, जिनको हिंदी में बालू स्तूप कहते हैं, ये स्तूप कहलाते हैं। तो ये क्या है, बालू स्तूप हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो सैंड ड्यून्स क्या है, डिपोजिशनल वर्क ऑफ विंड। ये विंड की डिपोजिशनल वर्क है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मशरूम रॉक्स क्या है, ये इरोजनल वर्क ऑफ विंड है। तो विंड के इरोजनल वर्क का रिजल्ट क्या है, मशरूम रॉक। और जो है आपके एक तरह से डिपोजिशनल वर्क का जो रिजल्ट है जो आपके विंड का, वो क्या है, वो आपके हो जाता है सैंड ड्यून्स। तो इसलिए हिली रीजन अगर आप देखेंगे, सॉरी डेजर्टेड रीजन में देखेंगे, तो डेजर्टेड रीजन में जहां कहीं भी रॉक सरफेस होगा वहां पे आपको मशरूम मिलेगा, और जहां मशरूम मिलेगा उसके आसपास के क्षेत्र में आपको सैंड ड्यून्स मिल जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स अगर टूटे हैं तो कहीं ना कहीं जाके जमेंगे, जहां जमेंगे वो सैंड ड्यून्स बना लेंगे। तो ये क्या है कि सैंड ड्यून्स डिपोजिशनल वर्क है, और जबकि जो है इरोजनल वर्क जो है आपके मशरूम हो जाता है। तो पार्टिकल्स जो मशरूम से निकले हैं वही सैंड ड्यून्स जाकर के बना रहे हैं, वही सैंड ड्यून्स में जो है इकट्ठा पार्टिकल्स हो गए हैं। तो डिपोजिशनल वर्क जो है सैंड ड्यून हुआ, और इरोजनल वर्क विंड का क्या हुआ, मशरूम रॉक्स।